हाँ जी, आगे चलिए, आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। तो क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो है विलियन अर्थात सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इसका ये चौथा वीडियो है या हम कह सकते हैं चौथा पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर के 3 लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज हम पार्ट लेक्चर 4 पे हैं, या पार्ट हम 4 कह सकते हैं इस चैप्टर का। तो आज के इस वीडियो में इस पर हम अध्ययन करने वाले हैं। मैं ये भी कहूँगा आप सभी से कि आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद आप जाकर पीछे का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को देखिएगा, ठीक है ना। मेरा लक्ष्य यही है कि फ्री में आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है ये सभी क्लासेस, तो इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठना है दोस्त, ठीक है ना। चलिए जी, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करा रहे हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है ये हम जानेंगे। एक और बात मैं बता दूं, ये विलियन जो चैप्टर है ना, ये इसका अंतिम लेक्चर है, मतलब 4 लेक्चरों में ये कंप्लीट हम चैप्टर करा रहे हैं। तो चलिए जी हम इसको समझ लेते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब बात आपने समझा। कह रहा है कि 1 केजी विलायक, 1 केजी हमें क्या लेना है, विलायक लेना है, और उसमें 1 मोल विलेय को घोलना है। विलेय का 1 मोल हमें घोल देना है, तो विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होगी उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बट मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो जिनको आ गया है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया दोस्त आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, हम आपके लिए ही हैं। और मैं जानता हूँ, मैं बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ ना, जितने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको भी समझ में आए। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं, एक विलायक शब्द आ रहा है, एक विलेय शब्द आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि एक बात आप समझ जाइए पहले कि विलियन होता है, विलियन आपने नाम सुना है, तो विलियन जो होता है ना वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, या हम ये कह सकते हैं 2 घटक से मिलकर बना होता है। कौन कौन से घटक हैं, तो एक है विलायक और एक है हमारा विलेय। मतलब क्या है, मतलब कि विलियन बनाने के लिए हमें विलायक और विलेय का होना आवश्यक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझाएं तो देखिए, जैसे कि विलायक के एग्जाम्पल अगर हम दें तो विलायक मतलब जैसे हम पानी कह सकते हैं, तो पानी ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अब विलेय का मतलब जैसे चीनी है, नमक है, ये क्या है, विलेय पदार्थ होता है। तो जैसे हम चीनी कह दिए यहाँ पे, ठीक है ना, चीनी मतलब शक्कर। तो देखिए जब पानी और चीनी दोनों आपस में मिक्स करेंगे, मिलेंगे, तो क्या बनेगा जी, शरबत बनेगा, शरबत बनेगा ना। और ये शरबत जो है ना वो क्या है, एक प्रकार का विलियन ही है। तो हम यही आपसे कह रहे हैं कि विलियन के लिए 2 चीजें होना आवश्यक है, एक विलायक एक विलेय। तो यहाँ पे अब आपको एग्जाम्पल से अब मैं इतना अगर आप समझ गए हैं कि विलायक मतलब पानी, अब विलेय मतलब चीनी, तो अब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए हम आपको आगे समझा देते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि एक बंद यहाँ पे एक इस तरीके से बर्तन है, ठीक है ना, ये एक बर्तन है जी, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बर्तन इस तरीके से ले लिया गया है, ठीक है ना। अब ये बर्तन जो है ना इस तरीके से, ये जो बर्तन लिया गया है, ठीक है, ये इस तरीके से ये बर्तन यहाँ पे ले लिया गया है। अब इस बर्तन में यहाँ तक, इस बर्तन में अगर आप ध्यान से समझे तो ये एक बर्तन है, इस बर्तन में यहाँ तक विलायक को भरा गया है। क्या भरा गया है, विलायक। विलायक का मतलब क्या होता है जी, विलायक का मतलब होता है पानी। विलायक का मतलब जैसे कि यहाँ पे पानी भरा गया है, पानी,
अब पानी कितना हमने लिया है, तो पानी 1 किलोग्राम लिया है, 1 kg, ठीक है ना। 1 किलोग्राम यहाँ पे हमने पानी ले लिया है, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित यदि विलेय का 1 मोल इसमें घोल देते हैं, मतलब 1 किलोग्राम यहाँ पे पानी हमने लिया हुआ है एक बर्तन में। अब हम क्या करते हैं, इसमें बाहर से हम क्या ले लेते हैं, इसमें विलेय का 1 मोल घोल देते हैं, विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल हम इसमें क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। समझ रहे हैं, मतलब विलायक है, 1 kg विलायक है, इसमें विलेय का 1 मोल हम इसमें घोल देंगे। तो घोलेंगे तो इस विलायक के क्वथनांक में, क्वथनांक मतलब तापमान, हम कह सकते हैं कि ताप में कितनी वृद्धि हो रही है। तो इस विलायक के क्वथनांक में, इस विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है, इस विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है, उसी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आपको अगर बात समझ में आ गई है तो अच्छे से अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे 1 kg हमने पानी ले लिया, विलायक मतलब हम पानी भी कह सकते हैं, तो 1 kg हमने जल ले लिया है और उसमें विलेय का 1 मोल घोल दिए हैं। विलेय मतलब जैसे कि चीनी भी आप कह सकते हैं, चीनी एक विलेय ही है, तो चीनी का 1 मोल हमने घोल दिया। तो जैसे ही घोलेंगे तो इस विलायक के क्वथनांक में जितनी की वृद्धि होगी ना, तापमान में जितने की वृद्धि होगी, उसी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब बताइए समझ में आ गया या नहीं? अच्छी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। एक बार और मैं परिभाषा यहां से नहीं दोस्त, यहां से बोल रहा हूं, आपको भी यहीं से याद करना है। देखिए हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम, केजी मतलब किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है, उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बताइए समझ में आ गया या नहीं? वही बात हमने लिखा है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है, उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब स्टूडेंटों को समझ में, लगभग पूरे स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा। जिनको थोड़ा सा हो सकते हैं कोई स्टूडेंट भूल चूक से उनको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो अगर मैं कहूँगा उनको वीडियो पीछे ले जाइए। मैंने यहाँ से परिभाषा 2-3 बार बोला, इसी परिभाषा को आप 1-2 बार सुनिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m = 1000 × K × स्मॉल w del T × कैपिटल W। ये इसका फॉर्मूला होता है जी। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। जहां पर आपको ये सब बताना होगा कि ये क्या है। यहाँ पे ये m क्या है? m है विलायक का अणुभार। ये जो विलायक का अणुभार कितना है, ठीक है ना। विलायक मतलब मान लेते हैं अगर हमने जल ले लिया है तो उसका अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार होता है 18। तो m क्या है? तो यहाँ पे मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। जहाँ पर m क्या है जी? m है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार है। यहाँ पे k क्या है जी? k, यहाँ पे जो k दिखाई दे रहा है, इसको आप एक बात याद रखेंगे, k से भी या kb से भी हम दर्शाते हैं, उससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। तो यहाँ पे जो k है ना, यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना, स्थिरांक हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है विलेय का भार, विलेय का भार है। यहाँ पे डेल टी क्या है? डेल टी है, डेल टी यहाँ पे क्या है? क्वथनांकों में उन्नयन। यहाँ पे हमने कहा ना कि विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है, तो क्वथनांकों में वृद्धि को ही हम कहते हैं, क्वथनांक मतलब ताप में वृद्धि, तो उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो ये डेल टी क्या है? क्वथनांक का
उन्नयन, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल W क्या है, तो यहाँ पे यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटल W है इस विलायक का भार, जैसे 1 kg हमने लिया है, तो ये क्या है, कैपिटल W है विलायक का भार। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आप ये सभी जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट डाउन किया है, ये सब आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, पहला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, परिभाषा जान लिए, फॉर्मूला जान लिया, यहाँ पे ये सभी क्या है यहाँ पे हमने लिख दिया है। फिगर से, ये फिगर बनाना आवश्यक नहीं है, ये हम अपनी तरफ से आपको फिगर बनाकर समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त। जैसे कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको परिभाषाएं रटने में दिक्कत होती है, उनको याद नहीं होते हैं, वो भी फिगर से समझकर वो अपने माइंड में इसको एब्जॉर्ब कर पाए। समझ रहे हैं ना दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ जी, अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो है आणविक उन्नयन स्थिरांक। पहले था मोलल उन्नयन स्थिरांक, अब हमें जानना है आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो चलिए जी, हम यहाँ पे परिभाषा देखिए, आसानी से लिखा हुआ है यहाँ पे कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब सेम टू सेम परिभाषा है, केवल थोड़ा सा अंतर है कि जो विलायक यहाँ पे लिया गया है ना, वो 100 ग्राम यहाँ पे लिया गया है और वहां पे 1 किलोग्राम लिया गया था, केवल इतने का ही अंतर है। जैसे अगर मैं फिगर से आपको समझाना चाहूं तो ये एक हमारे पास बर्तन है, ठीक है ना। इस बर्तन में हमने यहाँ पर विलायक भर दिया है, विलायक मतलब पानी। अब विलायक कितना हमने ले लिया है, 100 ग्राम यहाँ पे ले लिया है, 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित, मतलब 100 ग्राम विलायक में, ठीक है ना, 100 ग्राम विलायक में यदि हम विलेय का कितना घोलेंगे जी, 1 मोल, विलेय का 1 मोल यदि हम इसमें घोल देते हैं तो इस विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसी को हम मोल आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब परिभाषा आप नॉर्मली कह देंगे कि 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। सिंपल सा है जी, आशा करता हूं आप बोल देंगे। एक बार और मैं बोल दूं, चलिए जी, यहीं से मैं बोल रहा हूं। आप कहेंगे कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे m इक्वल टू क्या लिख देंगे, m इक्वल टू 100 इंटू के इंटू स्मॉल w बाई यहाँ पे डेल टी इंटू कैपिटल W। यहाँ पे याद रखेंगे ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए m क्या है, m अभी हमने बताया था m क्या है, m है विलायक, मतलब m यहाँ पे क्या है जी, m है विलायक का अणुभार। सबसे पहले तो m क्या है, विलेय का अणुभार है। यहाँ पे k क्या है, तो k है आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पे स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। यहाँ पे डेल टी क्या है, तो डेल टी है क्वथनांकों का उन्नयन। यहाँ पे कैपिटल W क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे विलायक का भार।
ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ये सभी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये सभी आप पॉइंट्स याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स, ठीक है। चलिए जी, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे के सर, यहाँ पे आणविक उन्नयन स्थिरांक यहाँ पे भी के है, इससे पहले भी हमने देखा तो यहाँ पे भी के जो है वो भी मोलल उन्नयन स्थिरांक था, तो ये से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है जी। यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे 1000 है ना, वहाँ पे 100 ग्राम है, ठीक है ना। मतलब देखिए 1000 इसलिए किया गया है क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए 1000 ग्राम यहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे 100 लिखा गया था। अच्छा यहाँ पे एम, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया हुआ है, यहाँ पे एम क्या है, एम है विलेय का भार, सॉरी विलेय का अणुभार, विलेय होगा विलेय का अणुभार, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लें। बेहतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण हिमांक बढ़ जाता है। इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। मतलब इसी घटना को क्या कहते हैं जी, हिमांक का अवनमन कहते हैं। चलिए जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहे किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण हिमांक बढ़ जाता है, जिसे हम हिमांकों का अवनमन कहते हैं। जैसे मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊं तो समझिएगा। देखिए ये एक मान लेते हैं, ये एक बंद बर्तन हमने कह दिया, या खुला बर्तन भी आप ले सकते हैं, मैंने ऐसे कह दिया बंद बर्तन है, ठीक है ना। या इसको चलिए हम खुला ही बर्तन ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये खुला हमने बर्तन यहाँ पे ले लिया है। अब बात यहाँ पे ये आती है, ये हमारे पास खुला एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने यहाँ तक, इस बर्तन में यहाँ तक हमने क्या ले लिया है, इस बर्तन में यहाँ तक हमने विलायक को ले लिया है। विलायक, विलायक का मतलब होता है जैसे कि पानी, तो पानी एक विलायक है। तो ये पहले तो हमने विलायक ले लिया, जैसे पानी एक बर्तन में हमने रख दिया। अब हम क्या कर देते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, विलेय पदार्थ को इसमें हम मिला देते हैं। जब किसी विलायक में हमने विलेय को मिलाया, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, विलायक क्या है, विलायक जैसे पानी है, इसमें हमने चीनी या नमक भी हो सकता है, उसको हमने इसमें घोल दिया, तो इसी को हम कह रहे हैं कि किसी विलायक में विलेय को घोलने पर, ठीक है, घोलेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं वाष्प दाब घट जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है। अवाष्पशील पदार्थ को घोलेंगे, एक और चीज यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे अवाष्पशील पदार्थ को, तो अवाष्पशील, यहाँ पे अवाष्पशील ही हम लिख देते हैं। अवाष्पशील विलेय, सॉरी, अवाष्पशील विलेय को इसमें हम घोल रहे हैं। अवाष्पशील विलेय जैसे चीनी है ना, वो अवाष्पशील विलेय नहीं है, वो क्या है, नमक जो है ना वो अवाष्पशील विलेय है। अवाष्पशील विलेय का मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम कितना भी गर्म करें तो वो वाष्प में न बदले, वाष्पित न हो, उसी को अवाष्पशील विलेय कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर क्या होता है, वाष्प दाब घट जाता है। अब वाष्प दाब कैसे घटेगा समझिएगा, ठीक है। केवल हमने ये कह दिया कि जैसे ही घोलेंगे तो वाष्प दाब घट जाएगा, तो कैसे घट रहा है ये भी समझना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हमने विलायक लिया था, विलायक मतलब पानी लिया था, तो हम जानते हैं विलायक है तो इसके कण बहुत ही दूर दूर पर, मतलब बहुत दूर दूर नहीं बट फिर भी दूर दूर पर होते हैं, इस तरीके से होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है इस तरीके से इसके कण होंगे। परंतु जब इसके कण इस तरीके से थे तो ये तेजी से गति कर रहे थे, क्योंकि दूर दूर पर थे तो तेजी से गति करेंगे। मान लेते हैं बहुत भीड़ ना हो तो वहां पे आप तेजी से दौड़ सकते हैं या आ जा सकते हैं तेजी से। परंतु जैसे ही ये विलायक है, अब हमने अवाष्पशील विलेय को भी घोल दिया इसमें, तो जैसे ही घोलेंगे तो इसके कण भी इसमें घुल जाएंगे ना, तो अब इसके भी कण आ गए,
तो अब इसके भी कण आ गए हैं, तो यहाँ पे बीच बीच में ये भी इसके भी कण हो जाएंगे उपस्थित। अब जैसे ही इसके कण यहाँ पे उपस्थित हो गए तो इससे आप समझ रहे हैं क्या होगा। तो इसके बदले सबसे पहले क्या होगा कि कणों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले तो विलायक के ही थे, अब अवाष्पशील विलेय के भी कण हो गए, तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब कणों की संख्या बढ़ेगी, ध्यान से समझेंगे, कणों की संख्या बढ़ेगी तो ये कण जो है ना वो तेजी से गति नहीं कर पाएंगे। और जब तेजी से गति क्यों नहीं कर पाएंगे, तेजी से कणों की संख्या बढ़ गई तो तेजी से गति क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लेते हैं बहुत ज़्यादा मेले में आप गए हुए हैं, अब भीड़ में आपको दौड़ने के लिए कहा जाए तो तेजी से दौड़ पाएंगे जी, नहीं दौड़ पाएंगे। और वही एक खुला ग्राउंड है, वहाँ पे कहा जाए तो आप तेजी से दौड़ सकते हैं। तो वही हम बात कर रहे हैं कि पहले तो विलायक था, इसमें अवाष्पशील विलेय को घोल दिए तो कणों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण ये तेजी से गति नहीं कर पाएंगे। और जब गति नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे आप समझिएगा, जब ये कण तेजी से गति नहीं कर पाएंगे तो ये जो कण है ना, ये द्रव के स्वतंत्र तल पर या इस बर्तन पर, बर्तन का ये जो तल है, तल मतलब बर्तन का ये जो सतह है, इस पर तेजी से टकराएंगे नहीं, तेजी से टक्कर नहीं मारेंगे। और जब तेजी से टकराएंगे नहीं, टक्कर नहीं मारेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वाष्प दाब घट जाएगा, क्योंकि तेजी से टक्कर मारते तो टकराना ही तो इस कणों का बर्तन के स्वतंत्र तल पर टकराना ही तो वाष्प दाब कहलाता है ना। तो जब ये तेजी से नहीं टकराएंगे, इसका मतलब जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं। तो वही बात हम उस टाइम से कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है। जैसे ही वाष्प दाब घटा तो जिसके कारण हिमांक बढ़ जाएगा। तो वाष्प दाब घटता है तो एक बात याद रखेंगे कि हिमांक बढ़ जाता है अपने आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाष्प दाब घटा तो उसके बाद क्या होता है, हिमांक जो होता है, हिमांक बढ़ जाता है। ठीक है ना, हिमांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हिमांक बढ़ गया, ठीक है। तो इसी हिमांक बढ़ा ना, तो हिमांक बढ़ने की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्या। हिमांक का अवनमन कह रहे हैं, अवनमन तो मतलब होता है घटना। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, हिमांक कैसे घटेगा। जब क्वथनांक में मान लेते हैं वाष्प दाब घट गया तो हिमांक तो घटेगा ना। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक करने की वजह से मैं भी थोड़ा सा दिक्कत हो। यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे बढ़ना नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे जब वाष्प दाब ना घटता है ना तो इसका मतलब हिमांक जो है वो भी घटता है। क्या होता है जी, हिमांक जो होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यही हम कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हिमांक जो होता है वो भी घट जाता है। तो इस हिमांक के घटने की इस घटना को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं अंत में परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण हिमांक भी घट जाता है। इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। या आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बढ़ाकर भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। या तो ये लिख दें या इसको एक्सप्लेन करके आप बढ़ा कर भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मैं बोल दे रहा हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं। आप कहेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है और उसी कारण हिमांक भी घट जाता है, और इस घटना को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, यहां पे हम कुछ चीजें मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास विलायक है, विलायक का यहां पे हमारा विलायक दिखाई दे रहा है ना, तो विलायक का मान लेते हैं सपोज डेट ऐसे कि विलायक का जो हिमांक है, विलायक के हिमांक को हमने मान लिया कि T है। ठीक है ना, ये विलायक आपको दिखाई दे रहा है, इसका हिमांक T था, पहले तो T था हिमांक, और जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थों को घोल दिए तो अब ये तो विलायक में विलेय भी घोल दिया, तो इसका मतलब ये टोटल विलयन बन गया। तो अब हम मान लेते हैं कि विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक हमने मान लिया कि TS है। ठीक है ना। तो हिमांकों में यदि अवनमन कह दें, हिमांक में अवनमन कितना हो रहा है, हिमांक में अवनमन यदि हमें पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हिमांकों में कितनी की कमी हुई है, तो ये हमें पता करेंगे। तो ये क्या कर देंगे, T माइनस TS कर देंगे। क्या कर देंगे जी, T माइनस TS कर देंगे। सॉरी, TS माइनस T करेंगे ना, क्योंकि ये विलयन में से विलायक को घटाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हिमांक में क्यों नहीं। TS माइनस T कर देंगे, ये आप याद रखिएगा, TS माइनस T। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है मोलल अवनमन स्थिरांक। अब मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है समझिएगा। कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितने की कमी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि एक ये बड़ा सा बर्तन है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन है। अब इस बर्तन में मान लेते हैं हमने विलायक को भर दिया है। अब विलायक हमने कितना ले लिया, 1 kg ले लिया। विलायक मतलब समझ रहे हैं ना, पानी हमने ले लिया है। तो ये एक विलायक है, मतलब पानी हमने 1 kg ले लिया है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल हम इसमें क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। विलेय का 1 मोल हम इसमें क्या कर देते हैं, घोल देंगे। जब ये विलायक था तो इसका हिमांक कुछ अलग था। अब हमसे ही हमने मतलब विलेय का 1 मोल इसमें घोला, तो घोलने पर इस विलयन के मतलब हिमांक में, विलायक के हिमांक में जितने की क्या आती है, कमी आती है। जितने के विलायक के हिमांक मतलब हिमांक में जितने की कमी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मतलब सिंपल सा परिभाषा यही कहेंगे कि विलायक मतलब 1 kg विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितने की कमी आती है उसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो आशा करता हूं कि मोलल अवनमन जो स्थिरांक है ये आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w बाई डेल t इंटू कैपिटल W। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। जहां पर ये m क्या है जी, तो m आप याद रखेंगे विलेय का
अणुभार है। विलेय का अणुभार है, यहाँ पे Kf क्या है, यही है मोलर अवनमन स्थिरांक। यहाँ पे स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है विलेय का भार। यहाँ पे कैपिटल T क्या है, डेल T क्या है, तो ये है क्वथनांकों में उन्नयन, सॉरी क्वथनांक नहीं, हिमांक में अवनमन है। अवनमन है। यहाँ पे W क्या है, W है विलायक का भार है। ठीक है ना, तो ये आप फॉर्मूला सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ले लिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो है आणविक उन्नयन स्थिरांक। ये सभी एक दूसरे से संबंधित टॉपिक हैं दोस्त, इसलिए हम एक एक करके करा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। आणविक उन्नयन, आणविक अवनमन स्थिरांक कह रहा है, तो आणविक अवनमन स्थिरांक का मतलब क्या है, कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जितने की कमी आती है आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मतलब सेम टू सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर यही है कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें हमने विलायक के 100 ग्राम हमने ले लिया है यहाँ पे। तो हम यही कह रहे हैं कि 100 ग्राम हमने विलायक ले लिया, इसमें विलेय का 1 मोल, विलेय का 1 मोल हम इसमें क्या कर देते हैं, विलेय का 1 मोल हम इसमें घोल देते हैं। तो 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में क्या, हिमांक में जितने की कमी आती है, हिमांक में जितने की कमी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मतलब यही कहेंगे कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितने की कमी आती है उसी को आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, वही बात लिखा गया है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जितने की कमी आती है उसे आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला इसका लिखना चाहें तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w बाई डेल टी इंटू कैपिटल W। यहाँ पे m इक्वल टू क्या अभी हमने बताया, उस समय से हम कह रहे हैं कि क्या है जी, विलेय का अणुभार। यहाँ पे Kf क्या है, Kf क्या है जी, Kf क्या है, यहाँ पे आणविक अवनमन स्थिरांक है। अवनमन स्थिरांक यहाँ पे स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। ये क्या है, ये है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन है। और यहाँ पे कैपिटल W क्या है, ये है विलायक का भार। चलिए जी, ये सभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
यहाँ पे हम लिखवा इसलिए रहे हैं ये सभी बार बार कि आप जब भी ये टॉपिक आपसे पूछे तो आप परिभाषा फॉर्मूला उसके साथ साथ ये नीचे जरूर लिखिएगा। भले ही आप फिगर ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे तो अच्छी बात रहेगी, बट नहीं भी बनाते हैं तो ये पूरा आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तब जाकर आपको फुल नंबर मिलेंगे जी। और टीचर भी ये समझेंगे ना कि हाँ आपने डीप में स्टडी किया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं जी। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कि ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक मतलब जल के अणु ही जा सकते हैं उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये एक बड़ा सा एक हमने बर्तन यहाँ पर ले लिया, ठीक है जी। अब इस बर्तन में यहाँ पर एक हमने झिल्ली लगा दिया और इसी को अर्धपारगम्य झिल्ली हम कह रहे हैं। एक इसके ऊपर हमने झिल्ली लगा दिया। अब ध्यान से समझेंगे, इसके ऊपर इस झिल्ली के इधर हमने भर दिया, मान लेते हैं विले भर दिया और इधर हमने विलायक भर दिया। इधर तो विले भर दिया और इधर हम क्या भर दे रहे हैं, इधर हम भर दे रहे हैं विलायक। विलायक का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है विलायक मतलब होता है जैसे कि पानी। इधर हमने पानी भर दिया है, इधर मान लेते हैं हमने जैसे कि नमक या चीनी, ठीक है ना, मान लेते हैं नमक ही भर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास विलायक विले है और ये हमारे पास विलायक मतलब सॉरी ये विलायक है, ये विले है, मतलब ये पानी है और चीनी है। इसके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली हमने लगा दिया है। और जब हम ऐसे रखेंगे ना, ऐसे हम रखेंगे तो होगा ये कि ये जो विलायक के कण हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार निकल जाएंगे। मतलब इधर से इधर ये वाला जो कण है ना ये इधर आने लगेगा, बट इधर ये जो नमक है मतलब विले है ये इधर नहीं जाएगा, बट विलायक के कण जो हैं वो विले की ओर आने लगते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि विलायक के जो कण है ना वो अर्धपारगम्य जो झिल्ली है इसको आर पार निकल जाते हैं। तो इसी झिल्ली को ही हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब ये क्या है, एक झिल्ली ही तो है, ये क्या है, एक झिल्ली है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं उस झिल्ली को ही हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। समझ रहे हैं? या एक और तरीके से भी हम इसको आपको बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया वही बात कि ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं उसे ही हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कि अभी हम ना जैसे कि मान लेते हैं एक और हम बर्तन से आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमने अर्धपारगम्य यहाँ पे झिल्ली लगा दिया, इसके इधर मान लेते हैं इधर है, या हम ऐसे आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। जैसे कि समझाना क्या है, जैसे कि मान लेते हैं एक ये बड़ा सा बर्तन है, ठीक है ना। अब इस बर्तन में हमने ऊपर एक झिल्ली लगा दिया, ऊपर ये हमने झिल्ली लगा दिया है और इसमें हमने विलायक मतलब विलियन भर दिया है। तो विलियन में तो विले और विलायक दोनों होते हैं, तो मतलब पानी और चीनी दोनों हैं इसमें, मतलब पानी भी है और चीनी, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि चीनी है, तो पानी और चीनी दोनों आपस में मिक्स हैं, घुले हुए हैं। अब इस बर्तन को हमने एक झिल्ली से ढका हुआ है, अब इस बर्तन को हम जस्ट अपोजिट उलाट देंगे तो उलाटेंगे ना, तो इस झिल्ली लगा हुआ है, तो इससे केवल विलायक मतलब जो पानी है ना वही निकलेगा, चीनी बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। केवल क्या निकलेगा, जब इसको पलट देंगे तो केवल विलायक ही निकलेगा। तो उसी झिल्ली को ही हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए अच्छी बात है अगर समझ रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, यहां पे ध्यान से समझेंगे, अंतिम ये हमारा टॉपिक, बट हाँ
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, बार बार रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है परासरण, तो सबसे पहले परासरण समझेंगे, फिर से हम समझेंगे परासरण दाब कि परासरण दाब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए जी, तो पहले हम परासरण समझते हैं। तो कह रहा है जब किसी विलयन, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं क्या कह दिया कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक मतलब अलग किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को ही हम परासरण कहते हैं। मतलब अगर अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो समझिएगा। जैसे कि ये एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है ना। अब इस बर्तन में यहां पर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। ध्यान से आप समझेंगे, मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया, इसके बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। क्या हमने लगाया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें हमने लगा दिया। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली के इस ओर हमने क्या भर दिया, इस ओर मान लेते हैं हमने विलयन भर दिया, विलयन। इसके इस ओर हमने शुद्ध विलायक भर दिया, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का मतलब समझ रहे हैं, मतलब शुद्ध पानी इधर भर दिए हैं, शुद्ध जल, इधर मान लेते हैं शरबत टाइप का कुछ घोल दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमसे कहा जाता है कि यहाँ पे हमें ये कहा गया कि जब किसी शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तो होता ये है ना कि ये जो शुद्ध विलायक के जो कण हैं ये विलयन की ओर आने लगते हैं, ठीक है, विलयन की ओर आने लगते हैं। तो इस घटना को ही, इसी घटना को ही हम परासरण कहते हैं। बोल देंगे कि नहीं आप परिभाषा, एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां से अब नहीं बोलूंगा। आप कहेंगे कि जब शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस संपूर्ण घटना को ही हम परासरण कहते हैं, ठीक है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आशा करता हूं कि आप परिभाषा समझ गए होंगे और उसके बाद परिभाषा के साथ साथ ये फिगर आप जरूर बनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इतनी बात समझ गए कि शुद्ध विलायक के जो अणु है ये विलयन की ओर आएंगे, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। अब हमें क्या करना है, ये शुद्ध जो विलायक है ये विलयन की ओर न आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इसको न, हमें शुद्ध विलायक के जो कण है ना वो विलयन की ओर ना आए, तो इसके लिए हम विलयन पर, ये जो विलयन है ना, इस पर हम बाहर से प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर मतलब बाहर से एक हम दाब लगाएंगे, तो उस दाब को ही वाष्प दाब, सॉरी परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ गया आपको। हम मतलब ये शुद्ध विलायक इस विलयन की ओर ना आए, इसलिए हम इस विलयन पर दाब लगाएंगे। जैसे ही दाब लगाएंगे तो इसके कणों में तेजी से गति करने लगेंगे, जिसके कारण ना ये जो शुद्ध विलायक के कण हैं ये उधर ही रह जाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी तेजी से इसके कण गति करेंगे कि जैसे इसके कण आएंगे ना तो ये इसके कण टकराकर उधर भेज देंगे फिर से, इसीलिए जी। तो हम अगर परासरण दाब कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जब शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर लगाया गया दाब ही परासरण दाब कहलाता है। समझ गए, ठीक है। शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब परासरण की क्रिया हो रही है,
तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर लगाया गया जो दाब है ना, उस दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। समझ गए होंगे आप। तो एक बार और परिभाषा बोल दूं, याद हो जाएगा ना। चलिए जी बोल देते हैं। आप कहेंगे जब किसी शुद्ध विलायक विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। अब वही बात हमने लिखा है कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, तो परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये जब परासरण दाब का परिभाषा दे तो उसके नीचे ये जरूर फिगर आप बना लें, ठीक है ना। चलिए जी स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो आशा करता हूं दोस्त कि आज आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मन लगाकर आपको पढ़ाई करते रहना है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपकी तरीके से मतलब मेरे तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गई जी। तो मैं यही कहूँगा अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तब जाकर मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कम से कम अपने जो सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, जैसे कि जो लड़के हैं वो अपने 5 दोस्तों को बताएं, जो अपने आपके साथी हैं उनसे कहें इस चैनल के बारे में। उनसे भी एक बात जरूर कहें कि यहाँ पे रटवा कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराया जाता है। और जितनी भी लड़कियां हैं वो अपनी दोस्तों से कहें, अपनी जो भी हैं उनके फ्रेंड्स, उनसे वो कहें और उनसे वो ये जरूर कहें कि रटवा कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराया जाता है यहाँ पे इस चैनल पे। और लिंक को शेयर कर दे वीडियो का। व्हाट्सएप तो आप चलाते ही हैं या चलाती ही होंगी, तो आप शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा जी। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो मतलब यूपी बोर्ड या अदर जो भी स्टेट के हैं, ठीक है, यदि वो फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो आराम से वो फुल नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री ये दोनों नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। फिजिक्स के आपके टोटल 14 चैप्टर और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, 24 चैप्टरों का फुल नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओनली कितने में? ओनली 199 में। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का फुल या कंप्लीट नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, आपको जो पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिए जाएंगे। ये नंबर ओनली व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।